हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था बंगाल में। मैंने आपको बताया था कि बंगाल में किस प्रकार बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें लॉर्ड क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला को ख़त्म कर दिया। ये पूरा मूवमेंट 1757 में हुआ, 1757 में मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया बंगाल का लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड क्लाइव ने उसे नवाब बनाया, लेकिन कहा जाता है वो कठपुतली बन चुका था लॉर्ड क्लाइव के हाथों का। लॉर्ड क्लाइव जब कहता तब मीर जाफ़र उसे अच्छा खासा टैक्स देता था, अच्छा खासा पैसा देता था, क्योंकि मीर जाफ़र को कहीं ना कहीं डर था कि अगर वो लॉर्ड क्लाइव को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वह दिन दूर नहीं जब लॉर्ड क्लाइव मीर जाफ़र को मारकर किसी और को नवाब बना देगा। इसलिए मीर जाफ़र जब भी वो मांगता तब मीर जाफ़र उसे पैसा देते रहता। लेकिन समय आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और मीर जाफ़र का जो बंगाल खजाना है ये धीरे धीरे खाली हो रहा है और लॉर्ड क्लाइव का पेट नहीं भर रहा है। कहा जाता है 1760 की घटना है, और जब लॉर्ड क्लाइव ने अच्छा खासा पैसे की मांग किया, अच्छा खासा टैक्स मांगा मीर जाफ़र से, तो मीर जाफ़र ने कहा ऐसा है क्लाइव जी, आप लोग वो भूखे इंसान हो जिसका पेट भरते भरते मैं थक जाऊंगा, लेकिन आप लोग का पेट नहीं भरेगा। बंगाल का खजाना खाली हो गया, अब मैं कोई टैक्स नहीं दे सकता। लॉर्ड क्लाइव ने कहा जब आप टैक्स नहीं दे सकते तो आपको नवाब नहीं बनना चाहिए। इसीलिए लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफ़र को नवाब के पद से हटा दिया और इस्टेब्लिश किया इसी मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को। मीर जाफ़र सोचिए बंगाल के नवाब थे, उन्हें क्लाइव ने पद से हटा दिया और मीर जाफ़र ने अपना पद छोड़ दिया। वह अगर वहाँ लॉर्ड क्लाइव से शायद वार करता तो इतिहास में कभी मीर जाफ़र के लिए उतना निगेटिव पॉइंट नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ तो उसने सिंहासन ही खाली कर दिया। डर के वजह से वो पूरी तरह टिमिड हो चुका था, कायर हो चुका था, डर की वजह से सिंहासन छोड़ दिया। मीर कासिम नवाब बना, उसने अच्छा खासा पैसा लॉर्ड क्लाइव को दिया, लेकिन ये मीर जाफ़र से काबिल था, बहुत ब्रेव शासक था, बहुत ही बहादुर शासक था। इसने क्या किया, ये जानता था कि मैं क्लाइव को इतना टैक्स नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए अंदर ही अंदर उसने अपनी एक सेना बनानी शुरू कर दी। क्लाइव को ये खबर है कि मीर कासिम एक आर्मी तैयार कर रहा है मुझसे लड़ने के लिए, लेकिन क्लाइव ने कहा ऐसा है इसे आर्मी तैयार करने दो, क्योंकि मैं इसे पद से हटाऊंगा किसी और को सिंहासन दूंगा वो भी काम करेगा, उसे हटाऊंगा कोई और सिंहासन पे आएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। इसीलिए इन्हें आर्मी तैयार करने दो, क्योंकि अब जब मैं लड़ाई लड़ूंगा बंगाल से तो मैं मीर कासिम को ऐसे मारूंगा कि इन फ्यूचर में बंगाल में कोई ऐसा नवाब ही नहीं आ पाएगा जो ब्रिटिश के खिलाफ कभी वार करने के बारे में सोच भी सके। समय बढ़ता गया, मीर कासिम अपनी सेना स्ट्रांग कर रहा है, इधर लॉर्ड क्लाइव तैयार है कि चलो ठीक है जब ये कहेंगे तब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। 1764 की घटना है। 1764 में एक वर्ड आपको मिलेगा बुक में, दस्तक। दस्तक एक वर्ड है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर है, सरकारी दस्तावेज है। ये मिलता था अंग्रेज व्यापारियों को, ट्रेडर्स को, जो ब्रिटिश ट्रेडर थे। इसका मतलब क्या है, जिसके पास ये पत्र होता उसे बंगाल के बॉर्डर पे कोई टैक्स नहीं देना होता था, वो फ्री का जाता, अपना सामान बेचता और बिना टैक्स दिए वापस आ जाता। ये कभी मीर जाफ़र ने शुरू किया था, मीर कासिम को इसकी खबर नहीं थी कि कुछ इस प्रकार का काम हो रहा है, और ये दस्तक पर डे होता था। जैसे आज एक ब्रिटिश ट्रेडर को मिला दस्तक, वो गया ट्रेड करके आया, भाई चलो ठीक है, अगले दिन फिर दस्तक मिलेगा, फिर जाएगा। हो सकता है किसी दिन वह बीमार पड़ गया, अंग्रेज ट्रेडर जो है व्यापारी है वो बीमार पड़ गया। उसने क्या किया कि चलो भैया दस्तक तो बेकार हो जाएगा, तो उसने किसी इंडियन ट्रेडर से वो बेच दिया दस्तक 25 पैसे में, कि चलो कम से कम बेकार होने से बचा है, 25 पैसा कमा लिया जाए। चलो भाई, इंडियन गया, ट्रेड किया, बाजार अपना सामान वामान बेचा, वापस आने लगा। बंगाल अधिकारी ने कहा अरे भैया तुम तो इंडियन हो, तुम टैक्स दो, तुम्हें तो टैक्स देना है। उसने कहा देखिए मेरे पास दस्तक है। उस अधिकारी ने कहा भैया आपके पास दस्तक कहाँ से आ गया, तो केवल अंग्रेजों को मिलता है। उससे कहा अरे भाई आप दस्तक देखिए ना, दस्तक है, बात खत्म, अब आप जानिए कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। ये बात पता चल गया मीर कासिम को। मीर कासिम ने कहा अरे बंगाल अधिकारी भाई ये दस्तक क्या है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं 4 साल से राज कर रहा हूँ। उस अधिकारी ने सारी बात बता दी। मीर कासिम ने कहा ऐसा है, अगर अंग्रेज इस प्रकार ट्रेड का फायदा उठाते हैं तो पूरे इंडियंस को फ्री कर दो, बंगाल फ्री कर दो, जो भी आएगा ट्रेड करके जाएगा, कोई टैक्स नहीं होगा।
चलो भाई, आप टैक्स नहीं लोगे तो बंगाल के खजाने में पैसा कहां से आएगा, और खजाने में पैसा नहीं आएगा तो लॉर्ड क्लाइव अपने घर का खर्च कहां से चलाएगा, क्योंकि उसे चाहिए केवल और केवल पैसा। क्लाइव ने कहा, मीर कासिम जी, अब पानी सर के ऊपर से गया, दो काम करिए, या तो सिंहासन खाली करिए या दस्तक को फिर से शुरू करिए। कासिम ने कहा, कुछ नहीं हो सकता, ना दस्तक शुरू होगा और ना ही मैं सिंहासन खाली करूंगा। अगर वार करना है तो आओ युद्ध करते हैं, युद्ध में जो जीतेगा वही बंगाल पर राज करेगा। ये बैकग्राउंड तैयार हुआ वार ऑफ बक्सर का, बक्सर की लड़ाई का। लॉर्ड क्लाइव ने कहा, ठीक है भाई, तो अपनी सेना जितनी स्ट्रांग करनी हो करिए, 1 महीने बाद मैं आपसे युद्ध के लिए आऊंगा। इधर क्या किया मीर कासिम ने, तुरंत मुगल बादशाह थे उसमें, शाह आलम सेकंड, वो भी बेचारे परेशान थे, उनकी हेल्प मांगा। हैदराबाद के नवाब थे, उनसे हेल्प मांग, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला जी, उनसे हेल्प मांगा। यानी मीर कासिम बंगाल, सुजाउद्दौला अवध और शाह आलम सेकंड मुगल, तीनों सेनाएं मिलकर लड़ी हैं 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, और 3 ही दिन में लॉर्ड क्लाइव के सेनापति मुनरो ने इन तीनों सेनाओं को हराया। भारत के 3 स्ट्रॉन्ग एम्पायर हारने का मतलब है भारत का हारना, और यहीं से शुरू होता है ब्रिटिश राज इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश राज। इस वार में कहा जाता है अवध भी हारा, पूरे तीनों संयुक्त सेना हार गई, मीर कासिम को मार दिया गया, अवध को अपने कब्जे में ले लिया अंग्रेजों ने, और मराठों के शाह आलम सेकंड को पेंशन भोगी बनाकर उनके कई राज्यों को हड़प लिया। इसी को कहते हैं इलाहाबाद की संधि। ये संधि हुई थी इलाहाबाद की अंग्रेजों और मुगलों के बीच में 1765 में। लॉर्ड क्लाइव ने कहा, ऐसा है, बहुत हुआ बंगाल में, बहुत हुआ नवाब, ऐसा है यहाँ एक ऐसे नवाब को बैठाओ जो हमारे हाथ की कठपुतली बन जाए। इसी को कहते हैं डुअल रिजाइम इन बंगाल, द्वैध शासन की शुरुआत। कहने को नवाब वो है लेकिन राजा खुद लॉर्ड क्लाइव है। आदेश वो जारी करेगा लेकिन पीछे से लॉर्ड क्लाइव बताएगा कि आदेश क्या जारी करना है। यही होता है द्वैध शासन, डुअल रिजाइम, जो 1765 से स्टार्ट हुआ है 1772 तक। 72 में कहा जाता है इस डुअल रिजाइम के अंतर्गत लॉर्ड क्लाइव ने बहुत पैसा कमाया, बहुत लूटा गवर्नर के पद पे। ब्रिटिश महारानी को ये पसंद नहीं आया और उसने एक कमेटी बनाई कि थोड़ा पता करिए भाई, 20 साल से लॉर्ड क्लाइव गवर्नर है, ये कितना पैसा कमा लिया है। कहा जाता है समिति जांच करना शुरू कर दी और लॉर्ड क्लाइव के करोड़ों रुपए पकड़े गए। इस शर्मिंदगी की वजह से 1772 में लॉर्ड क्लाइव ने सुसाइड कर लिया, लेकिन इन दोनों वार ने ब्रिटिश को भारत में प्रचार और प्रसार करने की पूरी छूट मिल गई। आपका ये पूरा बंगाल एक और टॉपिक के अंतर्गत है, वो टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपैंड, किस प्रकार प्रसार हुआ, किस प्रकार प्रचार हुआ। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट रीडिंग था, उसी में कुछ बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बताया गया जो मैंने आपको सुना दिया। तो इस टॉपिक के अंतर्गत मैं बताऊंगा कि केवल बंगाल ही नहीं और ब्रिटिश किस प्रकार अन्य राज्यों को भी जीतना शुरू कर दें। आपके लिए अच्छी बात यह है, ये सब स्टोरी टाइप है, और जब स्टोरी टाइप ध्यान में रहेगा ना, और जैसे ही आपको क्वेश्चन मिला आप उस क्वेश्चन को समझ के अपने ओन वर्ड्स में उसका आंसर देंगे। वो बुक इस नॉलेज नहीं, पूरे बुक में कहीं दस्तक दिखा ही नहीं है, दस्तक वहाँ है पता ही नहीं क्यों आखिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ये पता ही नहीं, उसमें शॉर्टकट में लिखा दिया। लेकिन जब आप इस स्टोरी को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैटल ऑफ प्लासी होने का कारण क्या है, रीजन क्या है, और बैटल ऑफ बक्सर होने का रीजन क्या है। ये दोनों पॉइंट आपका बंगाल वाले टॉपिक में और नेक्स्ट हेडिंग कंपनी रूल एक्सपैंड में ये दोनों टॉपिक डिस्कस किया गया। चलो, मैंने बोला था बंगाल कोई छोटा राज्य नहीं, बंगाल जीतना एक तरह से भारत को जीतना। बंगाल आ चुका है कब्जे में और अब अंग्रेजों की नजर है मैसूर पे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, ये उसी हेडिंग में है, कंपनी रूल एक्सपैंड में ही यही एक सब टॉपिक है, उसी के अंतर्गत है। पहले बंगाल आपको पढ़ा दिया, आज पढ़ाने जा रहा हूं आपका मैसूर। एक बात और,
बंगाल को जब अंग्रेजों ने जीत लिया तो बंगाल को जीतने के बाद जितने छोटे छोटे राज्य थे उन सबको अंग्रेजों ने जीतना शुरू किया। उनके ऊपर टैक्स लगाते थे। जब बेचारे वो टैक्स नहीं अदा कर पाते थे तो पता चला भैया तब अपने क्षेत्र का कोई एक एरिया मुझे दे दो। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली के काल में कहा जाता है, उसका 1798 से 1805 राज रहा है, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर है। उसके समय में कहा जाता है अवध ने अपना आधा क्षेत्र ही दे दिया था। क्यों? क्योंकि अवध के नवाब के पास इतना पैसा ही नहीं था वो टैक्स दे सके, इसलिए आधा क्षेत्र ही दे दिया। चलिए, ये तो बातें हुई बंगाल की। डिस्कस करते हैं मैसूर का, जहां दो सबसे बड़े शेर पैदा हुए हैं। एक है हैदर अली तो दूसरा है टीपू सुल्तान। बाप बेटे दोनों राज किए मैसूर में, और जब तक राज किए तब तक एक टाइगर की तरह राज किए हैं। इसलिए आपका टॉपिक भी नाम दे दिया टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। कहा जाता है मैसूर कभी मुगलों के अंदर साउथ इंडिया का क्षेत्र था, तो मुगल यहाँ तक फैले हुए थे। उन्हीं में दो सेनापति थे, एक है नंदराज, एक है मूलराज। कहा जाता है इन्हीं दोनों ने इस्टेब्लिश किया है मैसूर को। कहा जाता है दोनों ने इस्टेब्लिश किया और राज करना शुरू किए। नंदराज की मृत्यु बड़ी जल्दी हो गई। दूसरा भाई इसका राज किया है, उसका कोई संतान नहीं था, मूलराज नाम था, उसका कोई संतान नहीं था। तो उसने रोड पे पड़े एक लड़के को अपने यहाँ लाया और बेटे की तरह उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। ये बेटा कोई और नहीं बल्कि यही है भविष्य का हैदर अली, जिसके वजह से मैसूर का नाम इतिहास में लिखा जाता है पूरी तरह से। पालन पोषण शुरू किया। जब ये लड़का बड़ा होने लगा तो इस मूल राज ने अपने इस मुंह बोले बेटे को अस्त्र शस्त्र में निपुण बनाने लगा और एक समय अपना सेनापति बना लिया। इसी के समय मूलराज के समय उसका एक सेनापति था, कृष्णराज नाम था। कहा जाता है उसने मूलराज को धोखा दिया और धोखे से मूलराज को मारकर मैसूर की सत्ता हथिया ली। जब ये बात हैदर को पता चला तो हैदर अपनी सेना लेकर मैसूर से भाग गया और ठीक 1 साल बाद वापसी किया है। कृष्णराज को मारकर पूरे मैसूर का राजा बन गया वही हैदर अली। और उसी हैदर अली ने कहा आज मैं अपने पिता के मौत का बदला लिया, आज के बाद मैसूर का सारा शासन मैं देखूंगा और उसी प्रकार का कार्य करूंगा जैसा कार्य कभी नंदराज और मूलराज जैसे लोगों ने किया है। ये हैदर अली का जो शासन है, ये शासन है 1761, 1761 से लेकर 1782 तक ये राज है हैदर अली का। 1782 में कहा जाता है अंग्रेजों से युद्ध किया हैदर अली, उसी में ये मर गया है। उसके बाद उसका बेटा राज किया है टीपू सुल्तान। इसका राज है 1782 से लेकर 1782 से लेकर 1799 तक। 99 में टीपू सुल्तान मारा गया। इसका मरना मैसूर जाना और मैसूर का जाना मतलब भारत का जाना ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में। तो ये दो शासकों का उद्भव हुआ। कहा जाता है 1761 में जब हैदर अली राजा बना तो इसने मैसूर की डेवलपमेंट के लिए बड़े अच्छे कार्य किए। मैसूर को धीरे धीरे उत्थान पे लाया और एक बार समृद्ध कर दिया। जैसा मैंने बताया था कि अगर कोई राज्य समृद्ध हो तो उससे सबसे पहली नज़र अंग्रेजों की पड़ती है, जो अंग्रेज पूरी तरह एक्सपेंड कर रहे थे पूरे भारत में। जब हैदर ने ये सुना कि ये इन्होंने प्लासी युद्ध लड़ा, बक्सर युद्ध लड़ा, तो हैदर अली ने कभी चुनौती दिया। हैदर अली ने कहा अरे लॉर्ड क्लाइव, सुनता हूँ तुम पूरे भारत को जीतने आए हो, अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो मैसूर का एक भी लैंड जीत कर दिखा दो, मैं मैसूर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और 1767 में उसने अटैक कर दिया मैसूर पे। यही है आपका फर्स्ट वॉर ऑफ आंग्ला एंड मैसूर, आंग्ल मैसूर पहला युद्ध। कहा जाता है युद्ध बड़ा भयंकर लड़ा गया क्योंकि लॉर्ड क्लाइव भी पावरफुल तोप वगैरह थे, इसके पावरफुल गवर्नर था और हैदर अली भी बड़ा पावरफुल था। बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। 1769 में ये वार समाप्त हुआ और हैदर ने बहुत ही बुरी तरीके से हराया है लॉर्ड क्लाइव को। यही लॉर्ड क्लाइव ने कहा है कि मैंने सोचा था यहाँ केवल सिंह बसते हैं, आज मुझे पता चला यहाँ केवल सिंह नहीं बल्कि बब्बर सिंह बसते हैं और वो बब्बर शेर है हैदर अली और उसका राज्य है मैसूर। 1769 में ये वार समाप्त हुआ है आंग्ल मैसूर का।
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा हैदर अली के कुछ और पॉइंट को, मेन टॉपिक डिस्कस करूंगा आपका टीपू सुल्तान के बारे में। इतना रिवाइज करिएगा, इतना रिवाइज करने को स्टोरी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टर्म पे मैं आपका टीपू सुल्तान इंट्रोड्यूस कराऊंगा और परिचित कराऊंगा हैदर अली के कुछ और कामों से, किस प्रकार ये हार गया, किस प्रकार मैसूर जीत लिया अंग्रेजों ने, कुछ ये पॉइंट डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।